हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। एंड ये वीडियो होने वाला है यूपी टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए। हमें पता है कि हम बहुत दिनों से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं पूरी मेहनत से, और ये एग्ज़ाम होकर नहीं दे रहा है। तो आपको पता ही होगा, जैसे आयोग के गठन की जो है कैबिनेट मीटिंग में अब फाइनल हो गया है कि वो आयोग का गठन करेंगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है 1-2 महीने के अंदर भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो बात यह है कि हमें इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये जो वीडियो है यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, इसमें मैं सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ रसायन विज्ञान, जो कि पीजीटी एग्ज़ाम में रसायन विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो ये आज चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, ये है सामान्य कार्बनिक रसायन। तो इस चैप्टर को जो हम शुरू करने वाले हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन, एक्चुअली ये जो होगा पूरा बहुविकल्प पे प्रश्नों पर आधारित होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्प पर प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब होगा कि हम यहाँ से किस से प्लस के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए हैं। मैंने पार्ट 1 में 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो पार्ट 2 में 21 प्लस क्वेश्चन होंगे। जहां तक भी पार्ट चलेगा उसमें सारे प्रश्न जितने भी हो सकते हैं वो कराऊंगा। ठीक है, अब आपको ये बात बता दूं कि ये जो वीडियो है एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित है, लेकिन मैंने केवल आंसर आपको डायरेक्टली नहीं बताया। मैंने उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, जितनी मैं आपको इसमें बता सकता हूँ एक्सप्लेनेशन, वो मैंने दी है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, निम्न में से श्रृंखला समवायवता का उदाहरण बताइए। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा श्रृंखला समवायवता का उदाहरण है। तो श्रृंखला समवायवता एक्चुअली क्या होती है, जिसमें कार्बन नंबर जो है, कार्बन जो है वो तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कार्बन नंबर तो दोनों में इक्वल होने चाहिए, बट डिफर इन कार्बन चेन, उनमें जो कार्बन चेन है वो डिफर होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन चेन जो है वो डिफर होनी चाहिए, यानी कि दोनों का कार्बन जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है, देखिए इसमें 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में और एक मेथाइल ग्रुप के थ्रू कार्बन जुड़ा हुआ है। और यहाँ अगर हम देखें तो इसमें चारों जो कार्बन है वो बिल्कुल अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। 3 कार्बन की एक सीरीज है और एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। तो अगर हम देखें तो दोनों में 5-5 कार्बन है। ठीक है, ये तो ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें अरेंजमेंट भी चेंज है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो कार्बन है वो 4 और एक 5, ये तो आएंगे हमारी एक श्रृंखला में पेरेंट कार्बन चेन में, और एक मेथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये भी लगभग सेम ही है, इसमें भी 5 कार्बन है और सेकंड नंबर में मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये तो लगभग सेम है। जब सेम है तो कोई भी श्रृंखला समवायवता इनमें नहीं होगी। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो इस कार्बन चेन को हम इस तरह से लेके जाएंगे, जिसमें कार्बन के 4 कार्बन एटम पेरेंट चेन में आ जाएंगे और एक सेकंड नंबर में मेथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को देखूं तो ये भी लगभग सेम ही है। सी एग्जाम्पल में 4 कार्बन एटम है और सेकंड नंबर पे एक मेथाइल अरेंज है। तो इसमें भी 4 के पास एक मेथाइल है, 4 प्लस एक मेथाइल इस वाले में भी है। तो ये दोनों भी सेम है, इसलिए ये भी श्रृंखला समवायवता के उदाहरण नहीं होते। श्रृंखला समवायवता उनमें होती है जिनमें कार्बन तो सेम हो, लेकिन जो चेन है, चेन जो सिस्टम है, चाहे आप उसे कैसे भी लिखे, बिल्कुल डिफरेंट आना चाहिए। अगर हम उसका नाम बताएं तो बिल्कुल अलग अलग आने चाहिए। देखते हैं चौथे ऑप्शन को। चौथा ऑप्शन है 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, ब्यूटेन का एग्जांपल है। और उसके बाद ये भी अगर हम देखें तो ये भी सीधी श्रृंखला है, भले ही इन्होंने मोड़ दी हो, लेकिन हम सीधा भी लगा सकते हैं। इसमें कोई सेम है दोनों, तो इसमें कोई अलग नहीं है। तो ये भी श्रृंखला समवायवता का उदाहरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि हमारा श्रृंखला समवायवता का उदाहरण है। क्योंकि इसमें 4 कार्बन के साथ एक सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल। और इसमें अगर पेरेंट कार्बन चेन देखें, चाहे ऊपर से नीचे देखो आप, चाहे लेफ्ट टू राइट, इसमें 3 ही कार्बन हमारे पेरेंट चेन में आने हैं और 2 मेथाइल ग्रुप आने हैं। तो ये दोनों किसके उदाहरण है, श्रृंखला समवायवता के। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस संकलन में एस गुण का अधिकतम प्रतिशत होता है। तो देखिए, बोल रहे हैं कौन से हाइब्रिडाइजेशन में एस गुण जो है, एस की जो प्रॉपर्टीज है, एस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के दे रखे हैं। ए ऑप्शन है sp3, बी ऑप्शन है sp2, सी ऑप्शन है sp और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम इनका ना एक्स का जो भी परसेंटेज है वो तीनों का निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं sp3 की बात करूँ तो हमें पता है एक s है और उसके साथ 3 p जुड़े हुए हैं। टोटल ये 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 4 ऑर्बिटल जब बनते हैं, अगर मैं एक s की परसेंटेज निकालूं तो वो आएगी 25%। तो इसमें तो आ गई 25%। अब sp2 की अगर मैं बात करूं तो एक s है प्लस 2 p ऑर्बिटल है, टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 1/3 हो गया, यानी 33.3% आ गया sp2 में s करेक्टर। यहाँ हम s करेक्टर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो s करेक्टर आ गया 33%। और अगर हम sp की बात करें तो इसमें एक s है और एक
p ऑर्बिटल है, तो अगर मैं कहूँ तो इनमें कितना है, ये 50-50% है, तो इसमें जो s करेक्टर आएगा वो पूरा 50% आएगा। तो अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आएगा वो किस में आएगा, sp में, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो c हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हुआ 22 क्वेश्चन का, वो आंसर हुआ c। चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा किरल यौगिक है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा किरल यौगिक है। तो किरल यौगिक के लिए हमें बताया है कि ए है 2 मेथाइल पेंटोनोइक अम्ल, बी बताया 3 मेथाइल पेंटोनोइक अम्ल, 4 मेथाइल पेंटोनोइक अम्ल, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई भी किरल यौगिक नहीं है। तो किरल यौगिक होता कौन सा है, देखिए किरल यौगिक जनरली वो होता है जिसके दोनों साइड जो कार्बन चेन जुड़ी है वो अलग अलग हो, ठीक है। तो इसमें जो होगा आंसर वो आंसर होगा आंसर नंबर बी, 3 मेथाइल पेंटोनोइक एसिड। 3 मेथाइल पेंटोनोइक एसिड का मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे पेंटोनोइक एसिड, यानी 5 इसमें कार्बन हमारे पास हैं और 5 में से एक सबसे टॉप वाले पे क्या होगा, और एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। फिर उसके 3 नंबर में मेथाइल है, ठीक है, और बाकी जो है वो कुछ नहीं है, तो हम कार्बन पूरे कर देते हैं, CH3, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो किरल कार्बन है, इसलिए अगर हम इसके चारों और कार्बन चेन देखें वो एंटायरली डिफरेंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा किरल यौगिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, बेंजीन में सभी बंधों के बराबर होने का कारण क्या है। ये कह रहे हैं जो बेंजीन है, बेंजीन में जो बॉन्ड होते हैं, भाई जो बॉन्ड होते हैं हमें पता है कि इसमें एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है, कॉन्सिक्यूटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये कह रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, भाई ये सभी में इक्वल है। तो इसके इक्वल होने का कारण, इसके इक्वल होने का कारण क्या है, ठीक है। इसके इक्वल होने का कारण जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके इक्वल होने का कारण होता है रेजोनेंस। क्योंकि जो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते, सॉरी डबल बॉन्ड जो होते हैं उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो कभी ये इस साइड आ जाते हैं, ये फर्स्ट वाला बना सकते हो आप रेजोनेंस में, और सेकंड वाला बना सकते हो, और दोनों को अगर हम रोटेट करके दिखाए तो हम ऐसे रिंग स्ट्रक्चर भी इसका बना लेते हैं इनसाइड। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है पाई इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अनुनाद, यानी रेजोनेंस के कारण जो बेंजीन के सभी बंध है वो बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, जिसके कारण डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो सभी जगह इक्वल हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, किसी कार्बनिक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 39 हो तो उसका अनुसूत्र होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, GOC में से न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि GOC ही न्यूमेरिकल को कंटेन करता है। अगर आप देखें तो इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। तो कार्बनिक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र दिया हुआ है CH, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 39 हो तो अनुसूत्र हमें बताना है। तो देखिए इसको करने का एक तरीका ये है, सबसे पहले तो हम यौगिक का निकालेंगे अनुभार, क्योंकि अनुभार हम आराम से निकाल सकते हैं वाष्प घनत्व से। अनुभार का फॉर्मूला होता है वाष्प घनत्व के लिए 2 गुना वाष्प घनत्व। सबसे पहले तो आप आराम से जो वाष्प घनत्व दिया हुआ है उससे अनुभार निकाल लो, 2 गुना, हम 39 को करेंगे 39 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78, ये हमारा आ गया 78, क्या आ गया हमारे पास, अनुभार आ गया। अब हमें एक नंबर निकालना होता है n, और n नंबर होता है मूल अनुपाती, सॉरी अनुभार, अनुभार बटे मूल अनुपाती सूत्र का भार, मूल अनुपाती सूत्र का भार। तो मूल अनुपाती भार से इसे डिवाइड करना है। देखिए अनुभार तो आया 78 और मूल अनुपाती सूत्र का अगर हम भार देखें तो आएगा 13, क्योंकि कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और CH का हो गया फिर 13। तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 6। तो अब ये जो n नंबर होता है इसको अगर आप मूल अनुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई कर दें, CH को अगर हम आउटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा C6H6। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा B। तो 25वें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा B। चलते हैं अगले 26वें क्वेश्चन की ओर, एल्किल साइनाइड एवं एल्किल आइसोसाइनाइड द्वारा किस प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित की जाती है। देखिए एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड द्वारा किस प्रकार की समव्यवस्था ये पूछ रहे हैं। ए है क्रियात्मक समव्यवस्था, बी है स्थिति समव्यवस्था, सी है चलाव्यवस्था और डी है मध्याव्यवस्था। तो देख लेते हैं एक बार एल्किल साइनाइड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ दोनों के दोनों। भाई एल्किल साइनाइड की अगर मैं बात करूँ तो एल्किल साइनाइड जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है एल्किल साइनाइड। यहाँ R का मतलब है कोई भी कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं 1 से लेके कितने भी, ठीक है। ये तो है एल्किल साइनाइड। और अगर मैं बात करूं एल्किल आइसोसाइनाइड की,
तो एल्किल आइसोसाइनाइड होता है R, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इन दोनों में किस प्रकार के आइसोमेरिज्म है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म है वो है क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा A। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इन यौगिकों में से किसमें कार्बन में एक से अधिक प्रकार का संकरण sp, sp2, sp3 हुआ है। तो ये बताना है इनमें से जो 4 ये कंपाउंड हमें दिए हुए हैं इनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें एक या एक से ज़्यादा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी में sp और sp2 हुआ हो या फिर sp sp3 हुआ हो। इसी तरह से कोई भी कॉम्बो इन्होंने बना सकते हैं, या हो सकता है किसी में तीनों टाइप के हुए हों, ऐसा हमें कंपाउंड बनाना है। तो पहले वाले देखते हैं। पहले वाले में CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं इसके चारों कार्बन का आपको निकाल के बताऊं तो इसके चारों कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल। सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होता है डबल बॉन्ड में और sp3 होता है सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। चलते हैं सेकंड की तरफ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब इसका अगर मैं निकाल के बताऊं, इसमें फर्स्ट वाले पे होगा sp3, सेकंड वाले पे होगा sp2, थर्ड वाले पे भी sp2 होगा और फोर्थ वाले पर भी sp3 होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें दो तरह के कॉम्बो है, एक आया sp3 का कॉम्बो और एक आया sp2 का कॉम्बो। तो मे बी दिस विल बी द आंसर, मे बी। नाउ थर्ड को हम जरूर देखेंगे। CH2 पर होगा sp2, उसके बाद डबल बॉन्ड में CH है तो इस पर भी sp2 होगा, फिर ये वाले पर भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो ये भी sp2 होगा और ये वाला भी sp2 होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो इस पर केवल एक ही प्रकार का हाइब्रिडेशन है sp2। और अगर हम तीसरे वाले की बात करें, दो ही कार्बन है और दोनों पे अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो sp हाइब्रिडेशन है, क्योंकि दोनों के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp2 है। तो अगर हम इसी हिसाब से देखें तो केवल एक ऑप्शन 2 आया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आया है, जिसमें ये हमारे पास दोनों टाइप के जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें दोनों टाइप के हमारे हाइब्रिडेशन है, sp3 और sp2। sp नहीं है तो कोई बात नहीं, दो टाइप के तो एटलीस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए, ए वाले में दिया है सेकंड एंड फोर्थ, नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ हमारा नहीं है। बी वाले में दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता। सी वाले में दिया है सेकंड एंड थर्ड, ये भी नहीं हो सकता। डी वाले में दिया है केवल 2, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। अभिक्रिया CH3 CHO HCN के रिएक्शन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना है वो बनना है CH3 CHOHCl में एक किरल केंद्र उत्पन्न होता है, यह उत्पाद होगा। तो भाई ये कह रहे हैं जो ये कंपाउंड बना है इसमें एक किरल केंद्र है। किरल केंद्र मतलब होता है जिससे अगर हम मिरर इमेज बनाएं या उसके चारों ओर जो एटम होते हैं, चारों ओर जो ग्रुप या एटम होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो देखिए किरल केंद्र का कार्बन है ये वाला, बीच वाला, सेंट्रल वाला, ठीक है। अब इसके अगर हमें चारों तरफ देखो तो ग्रुप अलग अलग हैं। तो जब ग्रुप अलग अलग है तो जाहिर सी बात है ये किरल कंपाउंड जरूर हो गया, ठीक है, किरल यौगिक हो गया। अब किरल यौगिक अगर है तो इसका जो उत्पाद बनेगा, जब ये बनेगा तो इसमें जो बनेगा वो देखते हैं वो कौन सा बनेगा। ए इन्होंने ऑप्शन दिया वाम ध्रुवण घूर्णक, बी दिया है मेसो यौगिक, सी दिया है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और डी दिया है रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं आपको बता दूं जब भी कोई ऐसा कंपाउंड आए किरल कंपाउंड वाला तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि उसमें दोनों तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर होता है वाम ध्रुवण घूर्णक प्लस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दोनों जब मिलते हैं तो वो मिलता है, उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला का अणुसूत्र C8H10 है। कार्बन परमाणु के लिए श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे तक संकरण क्रमशः sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp और sp है। हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र होगा। तो हमें ये बहुत इजी इन्होंने दे दिया कि भाई 8 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और हाइब्रिडेशन दे दिया एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। तो बहुत ही आसान इन्होंने प्रश्न हमारा कर दिया है। तो ये बता रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक ये हाइब्रिडेशन रखते चले जाने हैं। अगर ये हाइब्रिडेशन हमारे टोटल फॉलो कर देता है तो समझ लेंगे हमारा आंसर वही होगा। तो अगर मैं पहले की बात करूं ए की, इसमें CH3 है, ठीक है भाई, यहाँ sp3 आ गया, दूसरे में आ गया sp, तीसरे वाले में भी sp आ गया। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे ही sp2 और sp2 चाहिए तो ये तो शायद नहीं होगा। बाकी अगर आप सबके लिखना चाहें तो सब पे ले सकते हैं। देखिए sp3 sp CH2 पर होगा sp2, ये वाला भी CH होगा,
सॉरी CH2 पर होगा sp3, ये वाला CH है इस पे होगा sp2 और ये वाला CH डबल बॉन्ड में है ये भी sp2 होगा, फिर इस वाले पे भी sp2 होगा, ये वाला भी sp2 होगा। तो कुल मिला के ये तो कंपाउंड इस सीरीज को फॉलो नहीं करता है। अगले वाले पर देखते हैं CH3, ठीक है इस पे sp3 मिल गया। दूसरे वाले पे CH2 है तो ये भी sp3 हो गया, तो ये वाला भी कंपाउंड नहीं होने वाला। तीसरे वाले को देखते हैं CH3, ठीक है जी CH3 मिल गया। दूसरे वाले पे है sp2, ये भी ठीक है। तीसरे वाले पे sp2, ये भी ठीक है। चौथे वाले पे हमारे पास है CH2, ये sp3 होगा। उसके बाद पांचवे वाले पे है हमारे पास sp होगा, ट्रिपल बॉन्ड में है, फिर sp होगा, फिर यहाँ पर sp2 होगा और यहाँ पर भी sp2 ही होगा। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें पहला sp3 था, ठीक है, फिर sp2 था, ये भी ठीक है, फिर sp2 था, ये भी ठीक है, sp3 था, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ sp2 और sp2 थे, जबकि यहाँ हमारे पास sp और sp है, तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो अगर हम देखें तो चौथा आंसर ही हमारे पास बचता है, तो जाहिर सी बात है यही सही होगा। लेकिन एक बार फिर भी हम हाइब्रिडाइजेशन लिख के जरूर देखेंगे। तो देखिए CH3 पर होगा sp3, CH है तो इस पर होगा sp2, इस वाले पर भी sp2 होगा, ये भी डबल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं तो sp2 हो गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3 होगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में है, सॉरी डबल बॉन्ड में sp2 हो गया, ये वाला भी sp2 हो गया। और लास्ट वाले में जो हमारा मैकेनिज्म है, ये दोनों पे sp और sp कॉम्बिनेशन है। तो यही सीरीज हमारी ऊपर दी गई थी जिसको ये फॉलो कर रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर डी हमारे पास सही हो जाता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किस में बंद कोण अधिकतम है। हमें ये देखना है किस में बंद कोण जो है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किस में है। ए है sp3, बी है sp2, सी है sp और डी है sp3d। अब मैं आपको चारों के ना जो बॉन्ड एंगल है वो लिख के बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना किसका सबसे ज़्यादा होगा। sp3 का होता है हमारे पास, कितना होता है sp3 का, sp3 में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल आता है वो होता है 109.5 डिग्री। sp2 का जो हमारे पास आता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये होता है 120 डिग्री। और sp में जो हमारे पास होता है वो होता है 180 डिग्री। और sp3d में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है वो दो तरह के एंगल का होता है, एक होता है 120 का और एक होता है 90 डिग्री का, 120 प्लस 90 डिग्री, दो तरह के एंगल इसमें बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो आया वो आया sp में। तो sp में जो हमारा होगा सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमारा किस में होगा, sp में होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। NS सममित कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिकों के प्रकाश समावयवों की संख्या होगी। ये कह रहे हैं असममित कार्बन परमाणु अगर किसी में है तो उसके प्रकाशिक समावयवों की संख्या बतानी है। चार इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2n+1, बी ऑप्शन है n², सी ऑप्शन है 2n और डी ऑप्शन है 2n-1। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। n असममित कार्बन परमाणु वाले किसी भी कार्बन यौगिक के अगर प्रकाश समावयव पूछे जाए तो उसका फॉर्मूला जाएगा 2n। ठीक है, 2n। तो अगर हम ये कहें कि कोई एक कंपाउंड है जिसका जो n है, जो असममित कार्बन परमाणु है उसमें केवल एक है, तो आप लिख दीजिए 2n, तो ये आंसर हो जाएगा 2। तो उसके जो इतने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, उसके प्रकाशिक समावयवी जो बनेंगे वो केवल 2 बनेंगे। प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, इसके केवल 2 बनेंगे। लेकिन अगर किसी में n की वैल्यू 2 है, यानी 2 उसमें असममित कार्बन परमाणु आ रहे हैं, तो 2n के फॉर्मूले से 2 ये आ जाते हैं 4, तो उसके 4 प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2n। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी, 2n। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण मीसो टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक अघूर्णक है। ये कह रहे हैं किसकी उपस्थिति के कारण जो मीसो टार्टरिक एसिड होता है वो प्रकाशिक अघूर्णक हो जाता है। तो इसमें देखिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। ए आणविक सम्मिति, बी आणविक असम्मिति, सी बाह्य प्रतिकारक या डी 2 असम्मित कार्बन परमाणु। किसके कारण जो मीसो टार्टरिक अम्ल है वो प्रकाशिक अघूर्णक है। इसका जो सही आंसर है वो है ए आणविक सम्मिति। आणविक सम्मिति का मतलब होता है, देखिए प्रकाशिक घूर्णक जनरली वो होते हैं जिनमें किरल कार्बन होता है, यानी चारों तरफ जो ग्रुप होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मीसो टार्टरिक अम्ल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस टाइप का होता है। मीसो टार्टरिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं, जिसपे बीच वाले कार्बन पे होता है OH अल्कोहल ग्रुप और किनारे वालों पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिरर इमेज यहाँ से इम्पोज करूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, तो हमें पता है एक दूसरे की मिरर इमेज को इम्पोज करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन को हम कहते हैं आणविक सम्मिति।
आणविक सममिति। और किसी में अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें सिमेट्रिक बन रहा है तो वो प्रकाशिक अघूर्णक हो जाता है, वो प्रकाशिक अघूर्णक हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर था ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। साइक्लोहेक्सेन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? साइक्लोहेक्सेन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, इसके दो समावेवी संभव है। तो मैं आपको बता दूं जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि जो 6 कार्बन है वो इस रिंग के चारों मतलब 6 के 6 कोने पे है, ठीक है, और कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, और सभी पे जितने भी कार्बन जो हाइड्रोजन है मैक्सिमम जो आ सकते हैं 2-2 वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अब वो कहना है क्या इसके दो समावेवी हैं? अगर हम बात करें समावेवी की तो श्रृंखला समावेवी तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर मैं कहूँ इसके फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है ये ध्यान से सुनिएगा आप। ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगूँ तो वो बैठेगा C6H12। तो अगर मैं बात करूं तो इसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, क्रियात्मक होगा, वो हो सकता है C6H12, इसके साथ में हो सकता है एल्किन बन सकता है एक। यानी यहाँ पर तो साइक्लो में सिंगल बॉन्ड है, सब में वो सिंपल चेन में डबल बॉन्ड के साथ आ सकता है, और डबल बॉन्ड आप उसमें कहीं भी लगा लो तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये इसका क्या है, ये समावेवी तो है, भले ही श्रृंखला ना हो लेकिन है तो। अब इसमें अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं कहीं भी लगा सकता हूं, तो 2 से ज़्यादा समावेवी पॉसिबल है, चाहे वो क्रियात्मक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो ए ऑप्शन तो इसमें जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, इसके 3 संरूपण संभव है। ये मैं बता दूं ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसके 3 संरूपण हो ही नहीं सकते। इसके 2 संरूपण होते हैं, एक तो होता है नौका संरूपण, दूसरा होता है कुर्सी संरूपण। ये मेरे पार्ट ए में क्वेश्चन आ चुका है, आप उसको जरूर देखिएगा पार्ट ए को, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सी होता है नौका संरूपण सबसे अधिक स्थायी होता है। ये मैं बता दूं उसमें मैंने बताया था नौका संरूपण सबसे अधिक स्थायी नहीं होता, सबसे अधिक स्थायी इसमें होता है कुर्सी संरूपण। और फिर डी ऑप्शन आता है कुर्सी तथा नौका संरूपण में 44 किलो जूल 44 किलो जूल पर मोल का ऊर्जा अंतर है। तो ये ऑप्शन मैं बता दूं ये बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा, इन दोनों में 44 किलो जूल पर मोल का ऊर्जा का अंतर होता है। जो कुर्सी वाला होता है वो लो होता है, नौका संरूपण में ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए जो कुर्सी वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो सीरीज चल रही है मैं इसमें क्वेश्चन बैक टू बैक करा रहा हूँ, और इसमें एक खास बात यही है कि मैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है क्वेश्चन की वो आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बस हमने तुक्का मार के आना है कि हमें तो इन्हें रटना पड़ेगा। रटो मत, समझो चीज़ों को, समझो, क्लियर करो अपने कंसेप्ट, तभी इसमें अच्छा लगेगा और सीखने में मदद मिलेगी। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेहिक प्रतिकारक है? इसमें से हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेहिक प्रतिकारक कौन सा है। RO नेगेटिव, बी ऑप्शन है BF3, सी ऑप्शन है NH3 और डी ऑप्शन है ROH। इनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिकारक कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा BF3। BF3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिकारक। ओके 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी आपको कार्बोनियम आयन बताना है, तो मैं आपको बता दूं कार्बोनियम आयन वो होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी आप इसे कार्बोकैटायन के तौर पर भी रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अब कार्बोकैटायन जो होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कार्बोनियम आयन भी कहा जा रहा है। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी के वो पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं जितने ज़्यादा उस पर कार्बन होंगे, आप इसको लिख के रख लीजिएगा, जितने ज़्यादा कार्बन एटम उससे अटैच हैं, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच जितने ज़्यादा कार्बन है उतना ज़्यादा स्टेबल वो होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल वो हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखिए ये कार्बोकैटायन है, इससे तीनों तरफ जो है फिनाइल ग्रुप अटैच है, C6H5 C6H5 C6H5। बी ऑप्शन है CH3, CH हमारा ये कार्बोकैटायन है, तीनों तरफ CH3 के ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। सी ऑप्शन में देखते हैं ये हमारा कार्बोकैटायन बीच में है, दोनों तरफ CH3 के ग्रुप अटैच हैं। और डी ऑप्शन में हम देखें तो अगर ये हमारा कार्बोकैटायन है तो इस पर केवल एक साइड कार्बन सीरीज अटैच है, 2 साइड नहीं है, केवल एक साइड कार्बन सीरीज अटैच है, फिर उससे आगे कार्बन जुड़े हैं वो बात अलग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा, देखिए अगर कार्बोकैटायन है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, वो चाहेगा मुझे नेगेटिव मिल जाए, ठीक है,
नेगेटिव मिल जाए, तो जब उसे नेगेटिव नहीं मिल रहा होगा तो वो अनस्टेबल रहेगा, वो किसी न किसी की तरफ को भागता रहेगा। लेकिन अगर उस पर कुछ ग्रुप ऐसे जुड़ जाएं खुद से जो खुद उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ फेनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए जाएंगे। जब ये इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए जाएंगे तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, उसे किसी के पास जाने की जरूरत क्या है भाई, खुद से ही उसे इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो क्यों किसी के पास जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जितने ज़्यादा कार्बन पे कार्बोकेटाइन में जितने ज़्यादा कार्बन पे दूसरे कार्बन अटैच है उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि C6H5 के 3 ग्रुप बड़े बड़े कार्बन के ग्रुप इस पर जुड़े हुए हैं, वो भी फिनाइल वाले, इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। एक कार्बनिक सहसंयोजक आबंधन के विषमांगी विखंडन से प्राप्य हैं। तो देखिए अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है जब उसका विषमांगी हाइड्रोलाइटिक फिजन होता है तो उससे जो बनता है, उससे जो हमें स्पीसीज बनती है उसमें जनरेट होती है, उसके हमें वो क्या मिलती है ये बताना है। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जब कोवेलेंट फिजन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होता है, तो ये फिजन दो टाइप का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का जब फिजन होता है, विखंडन होता है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलाइटिक और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। ठीक है, एक होता है होमोलाइटिक समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। देखिए थोड़ी थोड़ी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिन्होंने केमिस्ट्री कोई वीडियो अब तक नहीं देखी है फिर भी अगर उन्हें डाउट है कि क्या होता है तो यहाँ ध्यान से सुनते जाइए। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिजन जो होता है दो टाइप से होता है, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। अब समांगी में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CX, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और मैं कह रहा हूँ इसका होमोलाइटिक फिजन हो गया। तो होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, जो ये सिंगल बॉन्ड है ये दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो जब होमोलाइटिक फिजन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाता है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये दो चीजें हमें मिलती है, इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल या फिर मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल या फिर मुक्त मूलक ये बनते हैं। ये कैसे बनता है, ये बनता है समांगी विखंडन में, समांगी विखंडन में। अब विषमांगी विखंडन की अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो हमने कहा कि इसमें विषमांगी विखंडन हो रहा है, तो विषमांगी विखंडन में क्या होता है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना जो शेयरिंग में थे वो कोई एक लेके चला जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इधर चले जाएंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे। अब हम सपोज करें कि जो X है वो हेलोजन ग्रुप से है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और X के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ क्या बना, यहाँ एक तो बना धनायन यानी कि कैटायन और एक बना एनायन यानी कि ऋणायन। तो जब विषमांगी विखंडन होता है तो बनते हैं एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। और अगर समांगी विखंडन होता है तो दोनों के दोनों बनते हैं मुक्त मूलक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ए है कि विषमांगी विखंडन में मुक्त मूलक बनते हैं, बी है दोनों धनायन या ऋणायन बनते हैं, सी है केवल धनायन बनते हैं और डी है केवल ऋणायन बनते हैं। तो अभी अभी हमने देखा विषमांगी विखंडन में क्या बनते हैं, दोनों धनायन या ऋणायन, दोनों धनायन तथा ऋणायन बनते हैं, यानी एक धनायन और एक ऋणायन, ठीक है। और अगर इसकी जगह आ जाता है समांगी विखंडन तो समांगी विखंडन के लिए हमारे पास आंसर हो जाता ए मुक्त मूलक, लेकिन अभी आया था विषमांगी विखंडन इसलिए हमारे पास आंसर आया धनायन तथा ऋणायन, बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, आपको ये बताना है इन चारों में से हाइड्रोजन बंध किस में उपस्थित नहीं है। ए ग्लिसरीन में, बी जल में, सी हाइड्रोजन सल्फाइड में, डी हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी हाइड्रोजन सल्फाइड में। और अगर हाइड्रोजन बंध का आपको हमारे पास देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है तो इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा दो वीडियो, एक तो हमारी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 की वीडियो मिलनी चाहिए आपको, और आप इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 9 भी देख सकते हैं, क्लास 11 का हाइड्रोजन वाला चैप्टर है वो भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी समझ में आ जाएगी कि किसी के अंदर होती है तो कैसे होती है और बाकी में कैसे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मेथेन अणु की आकृति है, ये आपको बताना है कि CH4 की जो आकृति है वो कौन सी है। तो देखिए CH4 की जो आकृति मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि भाई CH4 में जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन में अगर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो वो कुछ इस टाइप से जुड़ते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे भी देख लीजिए, मैंने जो बनाया है एक तरह से फ्लैट पेपर पे 3D स्ट्रक्चर बनाने का है। इसमें जो ये डैश वाला है ये तो होता है फार, और जो ये वेज आया है डार्क वेज ये होता है नियरेस्ट। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि इसमें जो एक एच है, जो डैश वाला एच है वो तो जा रहा है थोड़ा पीछे, कार्बन के पीछे की साइड है, और जो ये फ्रंट वाला एच है जो डार्क वाली मैंने लाइन दिखाई है इसका मतलब है कि ये फ्रंट पे आ रहा है, सामने की ओर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आकृति है ये हमें बतानी है। चार ऑप्शन हमारे पास है, ए चतुष्फलक, बी अष्टफलक, सी रैखिक और डी त्रिकोणीय। तो देखिए जो आकृति अगर मैं बनाऊं तो इसमें चारों हाइड्रोजन आप मिला लो इजीली तो आपको अपने आप शेप मिल जाएगी। ये जो शेप आएगी ये आएगी चतुष्फलक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चतुष्फलक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। साइनोहाइड्रिन का कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्रकाश सक्रिय उत्पाद देता है? ये हमें बताना है कि साइनोहाइड्रिन का कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्रकाश सक्रिय उत्पाद देता है। चार ऑप्शन इसमें हमारे पास है, ए HCHO, बी ऑप्शन है हमारे पास CH3CHO, सी ऑप्शन है CH3COCH3 और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी CH3CHO। ये साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन के बाद क्या देगा? प्रकाश सक्रिय उत्पाद। ओके, ऑप्टिकल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, 40वें क्वेश्चन की ओर। C7H9N के समावयवों की कुल संख्या कितनी है? C7H9N के समावयवों की कुल संख्या बतानी है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। डी ऑप्शन है हमारे पास 6। तो इसके जो समावयवी है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो इसके समावयवी बनेंगे वो बनेंगे 5। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई समान है? इसमें से हमें बताना है कि किसके बीच कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी लंबाई सभी बॉन्ड चाहे वो कितनी बार आया हो सबकी इक्वल होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन दिए, ए 2 ब्यूटीन, बी बेंजीन, सी 1 ब्यूटीन और डी है 1 प्रोपाइन। तो अगर मैं बात करूँ 2 ब्यूटीन की तो ब्यूटीन में हो गया एक तो डबल बॉन्ड हो गया, बाकी होगा सिंगल बॉन्ड, तो ये तो इक्वल होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन अगर मैं दिखाऊँ आपको 1 ब्यूटीन, ये भी इक्वल होने की चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है और बाकी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, डी प्रोपाइन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, बाद 2 सिंगल बॉन्ड जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे में रोटेट करते रहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही एक तो ये वाला बनता है और दूसरा इसका जो रेजोनेंस बनता है वो इसका बनता है जस्ट अपोजिट इस तरह से। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके कारण ही इसकी जो बॉन्ड की लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो सब जगह इक्वल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं अगले 42 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवी रूप में है? ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा है? ए ऑप्शन है 1 ब्यूटेनॉल, बी ऑप्शन है 2 ब्यूटेनॉल, सी ऑप्शन है 3 पेंटेनॉल, डी ऑप्शन है 4 हेप्टेनॉल। इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है बी 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल जो है वो प्रकाश समावयवी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लूकोज के ताजा बने विलयन का समय के साथ प्रकाश घूर्णन का बदल जाना क्या कहलाता है? देखिए, ग्लूकोज का जो हम विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन जो बनाते हैं पानी में मिलाने के, वो समय के साथ क्या होता है? प्रकाश घूर्णन हो जाता है उसका, यानी ऑप्टिकली वो रोटेट हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, ए इन्वर्जन, बी ऑप्शन है विशिष्ट घूर्णन, सी ऑप्शन है रोटेटरी मोशन और डी ऑप्शन है म्यूटा रोटेशन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आप रिमेम्बर कीजिएगा, इसका सही आंसर है डी म्यूटा रोटेशन। तो अगर ग्लूकोज या सुक्रोज इनमें से कोई सा, सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में से अगर कोई सा है और उसका प्रकाश घूर्णन हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पेट्रोल का कौन सा संगठन होगा? इनमें से पेट्रोल का हमें संगठन बताना है। तो देखिए, इसके एक ट्रिक भी आप लगा सकते हो। मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम कार्बन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन, तो इसमें C1 से लेके C4 तक के तो होते हैं सारे गैस। C5 से लेके आप मान लीजिए C17 तक के लगभग सारे लिक्विड होते हैं। कुछ गाढ़े लिक्विड हो जाते हैं 12 के प्लस के। ठीक है, C18 से लेके C+ जितने भी आएंगे वो सभी सॉलिड होते हैं और जितने ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे उतने ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें पेट्रोल की, अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो पेट्रोल जो होता है वो होता है लिक्विड। अब लिक्विड कैटेगरी अगर हम डिवाइड करें तो C5 से लेके C17 के बीच तक आती है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है ए C3 to C5, बी ऑप्शन आ जाता है C12 to C18, सी ऑप्शन आ जाता है C5 to C12 और डी ऑप्शन होता है C8 to C10।
इसमें जो सही आंसर है स्टूडेंट्स, वो सही आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, C5 to C12। क्योंकि देखिए पेट्रोल जो होता है वो बाकी सब्सटेंस से, पेट्रोलियम के बाकी बाय प्रोडक्ट से बहुत ही हल्का होता है, इसलिए जो इसमें कार्बन नंबर है वो कम वाले से शुरुआत होंगे, फिर थोड़े से ज़्यादा तक जाएंगे। तो C5 से C12 तक इसका कंपोजिशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ऑक्टेन संख्या शून्य होते हैं, ऑक्टेन संख्या किस में शून्य होते हैं? मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन याद रखने वाला है, मेमोरेबल क्वेश्चन है, आप इसको याद कीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। ए ऑप्शन है एनहेप्टेन के लिए, बी ऑप्शन है आइसोक्टेन के लिए, सी ऑप्शन है एनहेक्सेन के लिए, डी ऑप्शन है आइसोहेप्टेन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ए एनहेप्टेन। तो एनहेप्टेन के लिए ऑक्टेन संख्या जो होती है वो शून्य होती है। चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जेल्डाल विधि से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। जो जेल्डाल विधि होती है उससे इनमें से कौन सा फॉर्मूला उसके लिए सही है? ए ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल 1.4 VW अपॉन N, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1.4 NW अपॉन V, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल VN.W अपॉन 1.4 और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 VN अपॉन W। चार ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल 1.4 VN अपॉन W। अब बात करते हैं, ये ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन जी यहाँ पे N परसेंटेज जो हमने निकाली है 1.4 VN और W, ये VN और W है क्या? तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। N यहाँ पे डिनोट करता है नॉर्मेलिटी को, जो इधर वाला N है ये वाला, ये डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी को, ठीक है। V जो है वो है हमारा वॉल्यूम जो भी हमें दिया गया है, और W जो है वो है वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड या सैंपल जो हमें दिया गया है जिसमें से हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे 47 क्वेश्चन की ओर। निम्न रूपों में से एथेन का ग्रसित संरूपण कौन सा होगा? निम्न में से ग्रसित संरूपण कौन सा होगा? देखिए ग्रसित का मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रसित को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कहते हैं। अब इक्लिप्स वो होता है जिसमें जो कार्बन का फ्रंट कार्बन और उसके हाइड्रोजन है वो पीछे वालों को ऑलमोस्ट छुपा ले, जो पीछे वाले हाइड्रोजन है उनको ऑलमोस्ट छुपा ले, कुछ इस तरह से होता है, इसे हम कहते हैं ग्रसित। तो ग्रसित में हम ये कह सकते हैं जो फ्रंट के हैं उसी के साथ पीछे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ए वाले को देखते हैं, देखिए ये अब कंपोजिशन फ्रंट का है, ये पीछे का है, तो ये तो हाइड नहीं होंगे, तो ये तो नहीं होने वाला। बी ऑप्शन में देखिए ये फ्रंट का है और एज इट इज सेम पीछे वाले का है, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्रंट वाले हैं ये पीछे वालों को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास ग्रसित संरूपण हो जाएगा। सी ऑप्शन देखता हूँ, ये भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों एंटायरली डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तो बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन चलते हैं 48 की ओर। एक हाइड्रोकार्बन के विश्लेषण पर C इक्वल 85.6% था और H जो था हाइड्रोजन जो था वो था 14.4% प्राप्त हुए। हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपाती सूत्र इन्होंने पूछा है, बस मूल अनुपाती सूत्र पूछा है और कुछ नहीं पूछा। तो आधा सवाल तो इन्होंने बहुत ही इजी कर दिया कि आधी चीज पूछी है, नहीं तो ये अनुसूत्र भी पूछ सकते थे जिसमें थोड़ी सी और मेहनत लगती। तो देखिए ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी मेरे पार्ट ए में आया था, आप उसे भी कीजिएगा। इस पे से एटलीस्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया ना, 2-3 न्यूमेरिकल इसमें आने हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला कौन सा होगा, सबसे पहले इसका करने का तरीका है, पहले तो आप ये देखिए कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 85.6% है और हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो है 14.4%। तो टोटल मिला के दोनों की अगर मैं देखूँ तो वो 100 है, यानी तीसरा कोई एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम सपोज करते हैं गिवन मास। ये हम सोच लेते हैं कि गिवन मास यानी कि जो W है वो यही है। W हो गया हमारे पास 85.6 कार्बन के लिए और 14.4 हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, और मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन का 1 है। तो मोल से हमारे पास जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले के आ जाएंगे 7.1 और दूसरे वाले जाएंगे 14.4, ठीक है। तीसरा हम एक चीज करते हैं कि हम इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल रेशो में अगर हम मोल्स को कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इन दोनों में से 7.1 और 14.4 में से जो भी अगर आपका आता है उसमें जो स्मॉलेस्ट होगा उससे डिवाइड कर दो दोनों को। तो 7.1 स्मॉलेस्ट था तो 7.1 से ही दोनों को डिवाइड करा। अगर डिवाइड हम दोनों को करेंगे तो ये लगभग रेशो आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी लगभग 2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का एटम है 1 और हाइड्रोजन के एटम है
टू। तो हमारे पास जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो यहीं से जनरेट होता है और बहुत आसान सा जनरेट हमारे पास हो गया मूल अनुपाती सूत्र कि कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के हैं 2। दैट्स इट, ये मूल अनुपाती सूत्र हो गया CH2 बस। तो देखते हैं 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से ए है C3H6, बी ऑप्शन है C2H4, सी ऑप्शन है C6H12 जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और डी ऑप्शन है CS2। तो हमारे पास सही ऑप्शन भी हो जाएगा D CH2। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्लोरोफॉर्म का अणुभार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि है। क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ए है रोनाल्ड विधि, बी है विसरण विधि, सी है वाष्पदाब विधि और डी है विक्टर मेयर विधि। तो इसमें से हमें बताना है कि क्लोरोफॉर्म का अणुभार ज्ञात करने की कौन सी विधि उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर है वो है डी विक्टर मेयर विधि क्लोरोफॉर्म का अणुभार ज्ञात करने के लिए यूज होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। वह यौगिक जो डाईएथाइल ईथर के समावयवी नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो डाईएथाइल ईथर के समावयवी नहीं है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन ने दिया एन प्रोपाइल मेथाइल ईथर, बी ऑप्शन दिया है ब्यूटेन वानॉल, सी ऑप्शन दिया है 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल और डी ऑप्शन दिया है ब्यूटेनॉन। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा डाईएथाइल ईथर के समावयवी नहीं है। इसका आंसर सही है डी ब्यूटेनॉन। जो ब्यूटेनॉन है वो डाईएथाइल ईथर के समावयवी नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो 50 क्वेश्चन तक है ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 था और मैंने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक। ओके, आगे भी एक सीरीज और आएगी, एक पार्ट और आ जाएगा, 51 प्लस क्वेश्चन कुछ और हैं, उनको भी मैं इस पार्ट में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो मिलूंगा मैं उसी वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने जीओसी से रिलेटेड उसमें बताए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और अगर कोई आपका फ्रेंड जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन वीडियोस की तो उसे शेयर कीजिए। आपका कोई सजेशन, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फील फ्री टू राइट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।